तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या होता है और कैसे हम लोग मशीन्स के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट लोग को इस बात में कि हाई लैंग्वेज क्या है, लो लैंग्वेज क्या है, मिडिल लैंग्वेज क्या है। तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ज़रा देख लें कौन कौन सा है। पहला लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पहला लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। ऐसा लैंग्वेज जो मशीन्स को समझ में आता है। मतलब कौन सा होगा? मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 और 1 से बनने वाले लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज जो थोड़ा थोड़ा भाई मशीन भी समझे और हम लोग भी समझे, हम लोग को भी समझ में आना चाहिए कि क्या है लिखा हुआ। तो जनरली इस लैंग्वेज का एग्जांपल असेंबली लेवल लैंग्वेज है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज और ये असेंबली लैंग्वेज में जो हम लोग का काम होता है वो बाय द हेल्प ऑफ कमांड्स होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐड, सब, एटसेट्रा। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कुछ नहीं है भाई, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोगों को समझ में आता है, मशीन्स को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, रूबी, पाइथन, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे लैंग्वेज लिखे किस में गए हैं? इंग्लिश में लिखे गए हैं। इंग्लिश को समझ में आता है, हमें समझ में आता है, मशीन्स को समझ में नहीं आता है। हाँ, अलग बात है कि यहाँ पर एक कंपाइलर होता है जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, अच्छे से सीखा था कि कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, जो कि इस लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और मशीन लेवल लैंग्वेज तो आसानी से समझ में आ ही जाता है, मशीन अपना काम हो गया। वेरी गुड। अब इसको समझ जाने के बाद हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसको समझ जाने के बाद हम लोग सी में आते हैं। अच्छा, एक और बात कि अभी प्रेजेंट में जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लगभग 84+ ऐसे लैंग्वेज बन चुके हैं। और जो सबसे पहले जो लैंग्वेज फेमस हुआ वो लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारे स्टूडेंट्स को ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जितने भी लैंग्वेज हैं कहीं ना कहीं उनका संबंध सी से ज़रूर है। सी को मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, सबसे पहले जो वर्किंग स्टेज में लैंग्वेज है, इससे पहले ए लैंग्वेज भी था, बी लैंग्वेज भी था, लेकिन जो फेमस लैंग्वेज हुआ, जिसका काम बहुत दिन तक चला और अभी भी चल रहा है, वो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। और इससे ही बहुत सारा लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, इसको मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरा बात कि सी लैंग्वेज को, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यदि हम लोग डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल। तो हम लोग अब सी का छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम से ही हम लोग आके सारा कुछ समझेंगे कि आखिर क्यों, कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है और क्यों कुछ लिखा जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ पता नहीं रहता है। वो लिखते हैं लेकिन पता नहीं रहता है कि क्यों लिखते हैं वो। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम, एकदम छोटा सा बेसिक प्रोग्राम। तो has include studio.h, next has include conio.h,
नेक्स्ट वाइट में, नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन, नेक्स्ट printf, hello world, get ch, और ये ब्रेसेस क्लोज। तो इसमें हम लोग सारा कुछ समझते हैं आखिर क्या है ये। तो शुरुआत करते हैं एकदम छोटे से। ये जो पहला सिंटेक्स जो हम लोगों ने लिखा है, हैज़ का मीनिंग क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लिख रहा है ना, ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास भी क्वेश्चन था जब हम स्टूडेंट थे, अभी भी हैं, तो ये प्रॉब्लम रहता है कि हैज़ इंक्लूड studio.h लिखें तो लिखें क्यों, मतलब कोई कारण होगा ना, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो हैज़ है ना, इसका मीनिंग होता है प्री मतलब क्या, पहले से इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, ये studio.h, ये पहले से इंक्लूड है। ये जो है ना, ये पहले से इंक्लूड वाले चीज़ को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। हेडर फाइल हाँ ऊपर रहता है, इसलिए हेडर फाइल। इसको ऊपर प्रोग्राम शुरू करने से पहले इसको लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये जो हेडर फाइल है ना, ये फाइल जो है ये पहले से इंक्लूड है। इस फाइल में क्या है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका यूज़ मैंने यहाँ किया है, और यहाँ पर यूज़ करने के लिए जो प्रोग्राम इसको समझना पड़ेगा, जो कंपाइलर है उसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये है कहाँ लिखा गया है इसका काम। तो जैसे प्रिंटफ है, प्रिंटफ को कहाँ लिखा गया है, studio.h फाइल में इसका सारा काम लिखा हुआ, उसके अनुसार ये यहाँ काम करेगा। उसी तरह conio.h ये भी एक तरह का हेडर फाइल है जो कि पहले से इंक्लूड है। जब हम लोग टर्बो C++, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे सी बाय द हेल्प ऑफ टर्बो C++, तो टर्बो C++ जब आपने इंस्टॉल किया तो आप देखोगे सी ड्राइव में जाके एक टर्बो C3 करके एक फोल्डर बन गया। उसके अंदर आप जाओगे तो इंक्लूड में ये सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मैं दिखा भी दूंगा आप लोग को, तो जब प्रैक्टिकल होगा तब। तो इंक्लूड नाम करके फोल्डर में सारा का सारा studio.h, conio.h, math.h, stdlib.h सारा फाइल्स इंक्लूड है। और वो क्यों हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन, आगे बताऊंगा मैं फंक्शन क्या होता है, उस सारा का सारा फंक्शन का हम लोगों ने यूज़ किया है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल क्यों लिखते हैं, इसका मीनिंग्स क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट, ये जो वाइड है इसका मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। इसका मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, वाइड मतलब नो रिटर्न टाइप। लेकिन मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा कि नो रिटर्न टाइप मतलब क्या। मतलब कि ये जो प्रोग्राम लिखा गया है यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। रिटर्न मतलब क्या, मेन फंक्शन जो मैंने यहाँ इसको मेन फंक्शन लिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग को मेन फंक्शन के अंदर ही वो प्रोग्राम लिखना है। मेन फंक्शन रहेगा ही रहेगा, सी का ये रूल है। क्यों रहेगा, इसका आंसर यही है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। हाँ, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसी तरह इसका भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन ये है अभी फिलहाल कि मेन फंक्शन के अंदर ही मेन फंक्शन रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर उसके अंदर में ही हम लोग को सारा का सारा प्रोग्राम करना है, लिखना है। ओके, तो वाइड मेन मतलब यहाँ पर आप लोग बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ पर वाइड लिखिए, धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाए। तो वाइड मेन लिखना है, याद रखें यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है, ये पैरेंथेसिस होता है। ये जो मिडिल ब्रेसेस है इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। नाम से घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। और ये क्लियर स्क्रीन याद रखें, कभी भी किसी भी वर्ड के बाद यदि ये सिंबल स्मॉल ब्रेसेस लगा हुआ रहे तो उस पूरे चीज को हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो ये क्लियर स्क्रीन क्या है, एक तरह का फंक्शन है, और ये फंक्शन का काम जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, conio.h में लिखा हुआ है। तो conio.h हम लोगों ने क्यों लगाया, क्योंकि हम लोगों को क्लियर स्क्रीन का काम यहाँ करना था। क्लियर स्क्रीन मतलब क्या, जब आप लोग इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो जो ब्लैक स्क्रीन आएगा उसमें से बहुत कुछ जो पहले प्रोग्राम किया गया है वो सब ना रहे, वो सब इरेज हो जाए, इसलिए हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन का यूज किया है। नेक्स्ट,
देखिए इसके भी लास्ट में ये ब्रेसेस लगा हुआ है, मतलब ये भी एक फंक्शन है, और ये फंक्शन का काम कहाँ लिखा हुआ है, studio.h में लिखा हुआ है। इसका काम क्या है कि जो भी इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज रहेगा, जैसा भी चीज रहे, कैपिटल रहे, स्मॉल रहे, न्यूमेरिकल रहे, कैरेक्टर रहे या स्पेशल सिंबल रहे, जो भी रहे, जैसा भी रहे, वो हूबहू वो ब्लैक स्क्रीन में, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर देना। तो इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, ब्लैक स्क्रीन या फिर आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो जैसा है वैसा प्रिंट हो जाएगा। आगे गेट सी एच भी conio.h का एक फंक्शन है, ये इसमें लिखा हुआ है। और गेट सी एच क्या करते हैं हम लोग, यदि इसको नहीं लगाएंगे तो जब हम लोग रन करवाएंगे कोई भी प्रोग्राम तो क्या होगा, वो होल्ड नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो रुकेगा नहीं। वो खुद ब खुद काम हो रहा है, सारा प्रोग्राम सही है, चलेगा भी, लेकिन वो रुकेगा नहीं, हम लोग देख नहीं पाएंगे आउटपुट स्क्रीन को। तो आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए हम लोगों ने गेट सी एच को लगाया है यहाँ पर। अब ये प्रोग्राम को का सारा कुछ हम लोगों ने समझ लिया कि ये हेडर फाइल क्या है, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर ही सारा काम करना है, A to Z चीज हम लोगों ने समझा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखेंगे। अब हम लोग टर्बो C++ जो इंस्टॉल किया था हम लोगों ने, पहले तो ये देख लेते हैं कि हाँ मैंने जो इंक्लूड वाला बात बताया, हेडर फाइल वाला बात बताया, वो सही है या नहीं। तो ये देखिए टर्बो C++ जो है इंस्टॉल है हमारा। तो देखते हैं सी ड्राइव में जाके कि वहाँ पर studio.h जो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट उसका फुल फॉर्म होता है, तो वो है या नहीं है। टर्बो C3 अब यहाँ पर देखिए इंक्लूड कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं कि studio.h है या नहीं, STDIO studio.h। तो ये देखिए मिल गया studio.h। ये सारा का सारा जो है हेडर फाइल है, बहुत सारा हेडर फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है, इसके अंदर printf लिखा हुआ है पहले से, वो भी देख लेते हैं हम लोग। नोटपैड में ओपन किए और printf का हम लोगों ने यूज़ किया था, तो हम लोग जो है यहाँ पे printf कहीं ना कहीं होगा ही होगा, चेक कर लेते हैं। printf देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ पर printf का सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे क्या काम होगा, ये सब कुछ यहाँ पर जो फंक्शन इसके अंदर है, जैसे fscanf, fputc, ये सारा का सारा फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के सीखें। तो वो studio.h में ये सारा फंक्शन का काम लिखा हुआ है कि उसका काम क्या है। ओके तो इसी तरह conio.h भी है, वो सब हम लोग अब समझ गए कि हाँ ये बात सही है कि सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पर देखिए conio.h यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोग्राम में आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम जो हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया है कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, और सीखा है प्रोग्रामिंग। तो ये अपना जो C है वो ओपन हो गया। तो हम लोगों ने फाइल में गया, ओपन किया और इसमें कोई नाम दे दिया, जिस भी नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम .c से सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये C में हम लोग सेव कर रहे हैं, C लैंग्वेज सीखना। तो C++ में करेंगे तो CPP देना पड़ेगा, C लैंग्वेज सेव करेंगे तो .c। ओके तो ठीक है, और ये खुल गया। अब हम लोग लिखते हैं जो भी वहाँ लिखे थे, एज इंक्लूड studio.h has include conio.h, ठीक है। void main, ये क्या है, एक फंक्शन है, मेन फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोगों ने अभी ये देना ही पड़ेगा। ओके और क्लियर स्क्रीन का हम लोगों ने यूज़ किया था, क्लियर स्क्रीन CLR SCR क्लियर स्क्रीन। ओके नेक्स्ट printf क्या था, हेलो वर्ल्ड। ओके कुछ भी एक तरह से गेट ch क्यों, होल्ड कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन। तो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। Alt + F9 से हम लोग इसको कंपाइल करवाएंगे, और Ctrl + F9 से हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट स्क्रीन आ रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ओके अब हम लोग देखते हैं क्लियर स्क्रीन ना लगा के, यदि हम लोग क्लियर स्क्रीन नहीं लगाए तो अभी हेलो वर्ल्ड वहाँ प्रिंट था, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए,
लेकिन पहले वाला हेलो वर्ल्ड यहीं पे है, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन अब लगा के देखते हैं क्या होता है। अब हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन लगा दिया, तो हेलो वर्ल्ड पहले दोनों वाला ख़त्म हो गया, अभी वाला हेलो वर्ल्ड है, मतलब क्लियर स्क्रीन का काम सीख गया। अब गेट सी एच को हटा देता हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ कमेंट करने के लिए हम लोगों ने लाइन को कमेंट करने के लिए 2 बार बैकस्लैश का यूज़ करना है, ओके। तो अभी ये कमेंट हो गया, मतलब गेट सी एच लिखा हुआ नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। Alt+F9 Ctrl+F9। तो ये अभी क्या हो रहा है, Ctrl+F9 मैंने जैसे दबा रहा है वो आउटपुट स्क्रीन आ ही नहीं रहा है, मतलब होल्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन सारा का सारा काम हो रहा है, रन हो रहा है, लेकिन होल्ड नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन को हटा देता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या क्या हुआ है। पहले वाला हेलो वर्ल्ड भी है और अभी वाला हेलो वर्ल्ड, मतलब कि प्रोग्राम रन हुआ है लेकिन होल्ड नहीं हो पाया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। तो आज के लिए